अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे R.Java इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। R स्टैंड फॉर द रिसोर्सेज। तो R.Java एक ऐसी ऑटो जनरेटेड फाइल है हमारे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो से क्रिएट होती है, और जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है वो भी इस फाइल को क्रिएट करता है, वो भी इस फाइल को जनरेट करता है। ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। ये जो फाइल होती है ना, जब ये क्रिएट होती है तो एक यूनिक आईडी मिल जाती है, इसके लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं। हम इसको एक कोड के थ्रू समझेंगे, जो कोड इसका बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में है। दीज आइडेंटिफायर यूज टू रेफरेंसेस डिफरेंट रिसोर्सेज इन एप्लीकेशन जावा कोड। यानी ये जो हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर, ये जो हमारी फाइल होती है, जो आईडी होती है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, ये उस जावा कोड के अंदर जाके हमारी ऐप के अंदर उसको राइट कर देती है। उसके बाद है रोल ऑफ R.Java। अब इसका रोल क्या होगा? इसका रोल ये होगा कि ये एक यूनिक आईडी जो होती है हमारी एप्लीकेशन रिसोर्सेज के जो रेफरेंसेस होते हैं, जो हमने अपने जावा कोड के अंदर देने होते हैं। आप लोगों ने जब एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक ऐप जनरेट कर रहे होंगे, तो उस ऐप को जनरेट करने के दौरान आप एक XML फाइल लिखते हो और उसके बाद आप एक जावा कोड लिखते हो। तो ये जो हमारी R.Java जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, इसकी एक यूनिक आईडी बन जाती है। तो क्या होता है कि ये जो यूनिक आईडी होती है ना, ये हमारे जावा कोड के अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जो कि हमारी एप्लीकेशन रेफरेंसेस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये एंड्रॉयड, अब ये कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जैसे लेआउट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ड्राइबल्स हो गया, मेन्यूज़ हो गए, कलर्स हो गई, इन सबको हम लोग जब अपने जावा कोड के अंदर लिखते हैं तो ये हमारा R.Java जो होता है ये काम करता है। ठीक है, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर समझें तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि हमारी जो जावा फाइल होती है ना, उसके अंदर ये नेस्टेड क्लासेस के अंदर ये R.Java फाइल कंटेन करती हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे जावा का एक कोड लिखो तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास दी हुई है उन्होंने, पब्लिक फाइनल क्लास R। उन्होंने एक क्लास दी हुई है R के नाम से, यानी ये जो R.Java फाइल है यही इस क्लास का नाम है। उसके अंदर उन्होंने एक और क्लास यूज़ की है जो कि ड्राइबल है। अब ड्राइबल क्लास जो होती है ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? इमेजेस प्रोवाइड करती है, डिफरेंट आइकन्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे उसने एक आइकन यूज़ किया हुआ है किसने? ड्राइबल क्लास ने। और ड्राइबल क्लास किसके अंदर है? हमारी R क्लास के अंदर। ये जो R क्लास है हमारी R.Java के अंदर है। उसके बाद इस R क्लास के अंदर एक और क्लास है लेआउट क्लास। एक ड्राइबल क्लास होगी, एक लेआउट क्लास होगी। अब लेआउट क्लास क्या होती है कि हमारी जो मेन एक्टिविटी होती है उसके अंदर होने वाले जितने भी लेआउट्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसके अंदर एक स्ट्रिंग क्लास है। अब ये जो स्ट्रिंग क्लास है इसने हमें ऐप का कोई नेम, अब स्ट्रिंग है जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड रखा है तो ये ऐप का कोई, फॉर एग्जांपल मेरी ऐप का नेम है हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे उसने कोई ना कोई ऐप का नेम जो है वो मुझे प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की क्लासेस जो हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यानी ये सारी की सारी ड्राइबल, लेआउट और स्ट्रिंग क्लास जो है वो हमारी एक ही क्लास जावा क्लास के अंदर नेस्टेड फॉर्म में है। ठीक है, तो होप्सो इसकी आपको समझ आई होगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे उन्होंने डिटेल दी हुई है कि जो हमारी नेस्टेड क्लास है इन R.Java के अंदर, उसमें सबसे पहले हमने ड्राइबल क्लास के बारे में पढ़ा था। उसको हम कहेंगे R.ड्राइबल। जब हम इसको जावा फाइल के अंदर यूज़ करेंगे तो उसमें हम लोग R. से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो ड्राइबल क्लास होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इसमें हम लोग इमेजेस PNG या JPEG के नाम से एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं। तो जो ऊपर हमने एग्जाम्पल के अंदर यूज़ किया वो एक आइकन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद R.लेआउट जो है ये एक XML फाइल को डिफाइन करती है, जो डिफरेंट किस्म के लेआउट्स जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। लेआउट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से लेक्चर लेंगे। उसके बाद आता है R.स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होता है कोई भी एप्लीकेशन के नेम या उसके रिसोर्सेज के नेम को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद R.ID होती है, यानी हम किसी की, चाहे हमें कोई बटन मिल जाता है, कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर हम लोगों ने कुछ अप्लाई करना है तो हम उसके लिए R. का यूज़ ज़रूर करेंगे, साथ में उसकी आईडी प्रोवाइड कर देंगे। अब ये R.Java जो है ये काम कैसे करता है? सबसे पहला काम होता है R स्टैंड फॉर द रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हमारे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं। रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? जैसे न्यू लेआउट फाइल है, इमेजेस है, स्ट्रिंग है, ये रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं। फिर क्या होता है कि जावा कोड के थ्रू हम लोग उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, और जब हम उनको कोशिश करते हैं तो वो हमारी R.Java के थ्रू रेफर किए जाते हैं। उसके बाद कंप्लीशन, कंपाइलेशन
कंपाइलेशन का मतलब होता है कि जो कोड हम लोगों ने लिखा है हम उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये फाइल को जनरेट कर देता है। ठीक है, अब इसके की पॉइंट है कुछ हमें जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी कि ये ऑटो जनरेटेड होते हैं यानी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। स्टैटिक रेफरेंस होता है कि रेफरेंस जो हम देते हैं जो एक्सेस करते हैं वो बाद में चेंजेबल नहीं होता है। उसके बाद है बिल्ड प्रोसेस, जो भी हम लोगों ने अपनी फाइल बनानी होती है उसके लिए ये एक एज अ बिल्डिंग काम करता है। ठीक है, एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे इस बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर। आप कह सकते हैं कि हमारे रिसोर्सेज और हमारे कोड के दरमियान में ये एज अ ब्रिज काम करता है। ठीक है, ये था R.Java का कॉन्सेप्ट। होप सो आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलते रहे।